आप सभी का वेलकम है अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज, आपका ज्योग्राफी का टीचर। हम लोग ये बैच है आपका बीपीएससी का बैच और इसमें हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग जुड़ें और कमेंट करके बताएं आवाज़ वगैरह बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है सब कुछ। जी, गुड इवनिंग नूर जहां जी, कार्तिक यादव, प्रियंका कश्यप, शालिनी शौकत जी, चिरंजीव कुमार जी। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। यस सर, यस सर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमने सेशन को। हमने जो पिछली क्लास थी हमारी, उस पिछली क्लास में हमने आपको एक टॉपिक कराया था, जिस टॉपिक का नाम था ज्वालामुखी। क्या नाम था? जिस टॉपिक का नाम था ज्वालामुखी। लेकिन आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वह टॉपिक है भूकंप, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं भैया? अर्थक्वेक। हम भूकंप के बारे में बात करेंगे। QUAKE, QUAKE। थोड़ी सी अंग्रेजी गड़बड़ है। ठीक है, चलो तो हम अर्थक्वेक के बारे में बात करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो अर्थक्वेक के बारे में अगर सबसे पहले समझेंगे, खुल जा भाई, बॉडी परेशान कर रहा है। हो गया। सबसे पहले आपने इस टॉपिक को पहले जरूर ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा, भूकंप को। तो लेकिन अगर इस टॉपिक में अगर हम बात करें कि बहुत काम की चीज क्या है, तो आपको एक नाम बिल्कुल, हम तो क्योंकि बिल्कुल देसी भाषा में समझते हैं। भूकंप का मतलब क्या है? तो भूकंप में दो शब्द हैं, एक तो भू और एक धन कंप। एक तो भू और एक क्या भैया? कंप। तो भू का अर्थ क्या होता है? तो भू का अर्थ होता है भैया भूमि। क्या होता है? भूमि। और कंप का अर्थ क्या होता है भैया? कांपना। कंप का अर्थ क्या होता है? कांपना। अर्थात भूकंप का मतलब क्या हो गया कि भूमि का कांपना। भूमि का कांपना या भूमि में कंपन। भूमि में कंपन। तो जब भूमि में जो कंपन होगा उसको हम क्या कहेंगे भैया? भूकंप कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? भूकंप कहेंगे। अब सर एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये आ रहा है सर, कि ये बताओ सर कि आखिरकार ये भूमि में कंपन आता क्यों है, इसकी वजह क्या है? बात क्लियर है? चलिए सर, आप टर्न होते हैं तो आवाज कम हो जाती है। हाँ, ये माइक चेंज करवा देता हूं मैं अभी। अभी मैं एक बार माइक चेंज करवा देता हूँ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जब भूकंप में जब बात करेंगे तो भूकंप का मतलब है कि भूधन कंप यानी भूमि का कंपन। अब सर, अब एक बात होता है कि सर आखिरकार कॉज क्या है? कॉज का मतलब है सर कारण। आखिरकार भूमि में ये कंपन क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? ये माइक चेंज कर दीजिए क्योंकि मुड़ने पर आवाज कम हो जाती है। हाँ, ये मीटिंग माइक है ना, चेंज। हाँ प्लीज, अभी 2 मिनट में माइक चेंज हो जाएगा। तो कॉज का मतलब क्या होता है? कारण, यानी कंपन के आखिरकार कारण क्या, ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 कारण हो सकता है ज्वालामुखी विस्फोट। क्या कारण हो सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। ऐसा हो सकता है कि कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो तेजी से एकदम, और उस ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो सकता है कि मूवमेंट पैदा हुई हो अर्थ में, और उस मूवमेंट की वजह से क्या हो गया हो भैया? विस्फोट आ गया, मतलब पृथ्वी में कंपन पैदा हो गया हो। ये भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कोई मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियां, मानवीय गतिविधियों का मतलब क्या है भैया? मनुष्य के द्वारा आप देख रहे हैं कि दिवाली वगैरह पे हम ऐसी ऐसी आतिशबाजी चलाते हैं, ऐसे ऐसे पटाखे चलाते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा घर भी कांप जाता है। अक्सर कर आपने महसूस किया होगा। तो वो भी क्या एक कारण हो सकता है, किसका? भूकंप का एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या कारण हो सकता है भैया? दूसरा हो सकता है परमाणु परीक्षण। परमाणु परीक्षण, एटॉमिक टेस्टिंग। जो परमाणु परीक्षण हम करते हैं वो, उसके द्वारा भी क्या आ सकता है भैया? भूकंप आ सकता है भैया। दूसरा, प्लेटों की गति, प्लेटों के टकराने से, प्लेटों के टकराने से, कोलिजन ऑफ प्लेट्स। कोई दो प्लेट आपस के एकदम से टकरा गई तो भी क्या हो सकता है? भूकंप आ सकता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कारण क्या हो सकता है भैया? सुनामी से भी हो सकता है। या कह सकते हैं भैया, फिर ऐसे तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे कि भाई किस किस कारण से भूकंप आ सकता है, लेकिन ये वे मेजर कारण हैं। ये
वे मेजर कारण है जिन कारणों से क्या हो सकता है भैया, भूकंप आ सकता है। इन कारणों से क्या हो सकता है भैया, भूकंप आ सकता है। तो इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ठीक है भैया। ये क्या हो जाएगा, ये कारण हो जाएंगे किसके भैया, भूकंप के आने का इतना ही कारण हो जाएंगे। दूसरी बात, आपके दिमाग में एक प्रश्न कि सर आखिरकार अगर हम बात करें सर कि भूकंप क्या होता है, तो ये बात हमने आपको यहाँ पर बता दी कि भूकंप क्या है भैया। तो भूकंप जो है मामला साहब, भूकंप आपका ये है कि जब भूमि का जब कंपन हो रहा है तो वो क्या है भैया, तो वो भूकंप है। क्या है भैया, भूकंप है। अब इसके बारे में हमको चीजों के बारे में पढ़ना है कि सर भूकंप के बारे में जानकारी कैसे होती है। एक प्रश्न बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है कि जो जितना बीपीएससी मतलब जो बीपीएस जो आपके बिहार का जो पीसीएस होता है उस क्योंकि उस पैटर्न तक हम आपको पढ़ा के चलेंगे, क्योंकि बीपीएससी के पैटर्न में कोई ये कह नहीं सकता है कि नहीं एक फिक्स सिलेबस है जिससे एक पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। हमारा जो आधार है वो आपकी 6वीं 7वीं 8वीं तक की एसईआरटी और एनसीईआरटी दोनों की किताबों को आधार बना करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो टीजीटी वाले बच्चे हैं उनके लिए हम अलग से 9th और 10th की एनसीईआरटी पर फोकस कर रहे हैं ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, तो हमने कहा ये बात यहाँ पे समझ में आ गई भैया भूकंप में, है ना, अच्छी बात है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि सर अब इस भूकंप के बारे में और क्या क्या हो सकता है, तो भूकंप के बारे में क्या हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा कि जो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान है, याद रख लीजिएगा, लिखते जाइएगा कि भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान, भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान भूकंप विज्ञान कहलाती है। लेकिन अब आप जानते हैं इतना सरल तो आपके पेपर में नहीं आएगा कि साहब भूकंप का अध्ययन कराने वाले विज्ञान को भूकंप विज्ञान कहते हैं। एक्चुअली में इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं भूकंप विज्ञान को सीस्मोलॉजी। क्या कहते हैं भैया, सीस्मोलॉजी। और इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं सीस्मोलॉजी। तो बहुत ही रेयर केस में किताबों में लिखा आपको मिलेगा भूकंप विज्ञान। हिंदी में भी क्या देखने को मिलेगा, सीस्मोलॉजी देखने को मिलेगा। इंग्लिश में भी क्या देखने को मिलेगा, SEISMOLOG, सीस्मोलॉजी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, सीस्मोलॉजी कहलाती है। सीस्मोलॉजी इज अ साइंस विच थ्रू वी स्टडी टू अर्थक्वेक, हम अर्थक्वेक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब दूसरी बात अगर हम कहें यहाँ पे भैया, दूसरी बात अगर हम यहाँ पर कहें भैया भूकंप के अध्ययन कराने वाले विज्ञान में कि भाई आखिरकार यह जो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान तो भूकंप विज्ञान है भैया, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक होता है, एक तो वर्ड होता है सीस्मोलॉजी, एक वर्ड होता है सीस्मोग्राफ। तो उसके बारे में बात करेंगे, ध्यान रखिएगा कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाली भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाला यंत्र, जो भूकंप का अध्ययन कराता यंत्र, उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है, याद रख लीजिएगा, सीस्मोग्राफ। क्या होता है भैया, उसका नाम होता है भैया सीस्मोग्राफ। क्या होता है भैया, उसका नाम सीस्मोग्राफ होता है, ध्यान रख लीजिएगा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं भैया, भूकंप की तरंगों का अध्ययन करते हैं, याद रख लीजिएगा। तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन कराने वाला यंत्र क्या कहलाता है भैया, सीस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, भूकंप विज्ञान या सीस्मोलॉजी कहलाती है। सिखासिंग रिक्टर स्केल एक पैमाना है जो इस यंत्र में लगेगा, अभी हम उस पर आएंगे भैया। तो ये क्या भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये यंत्र है, अब इस यंत्र में क्या होता है, जो भूकंप का अध्ययन कराने वाला यंत्र है वो तो सीस्मोग्राफ है, लेकिन भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के लिए, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पैमाने
लाए जाने वाले पैमाने, कौन कौन से पैमाने हैं, कौन कौन से स्केल हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं भैया, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन के रिक्टर स्केल, हाँ रिक्टर स्केल एक पैमाना मात्र है, उसको बताएंगे आपको। तो भूकंप की तरंगों का अध्ययन या तरंगों के अध्ययन के लिए नहीं कह सकते, इसको ये शब्द कहना सही होगा, भूकंपीय तीव्रता, क्योंकि भाई तरंगों में कितनी तीव्रता की तरंग है ना, तो ये ज्यादा कहना उचित होगा कि भूकंपीय तीव्रता के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पैमाने स्केल, कौन से भैया, वो स्केल याद रख लीजिएगा। तो जो पैमाने हैं वो 3 पैमाने हैं। वो कौन से पैमाने भैया, 3 पैमाने हैं, जिनमें नंबर 1 है भैया मर्केली स्केल, मर्केली स्केल। एक दूसरा पैमाना है जिसको कहते हैं रॉसी फेरल। एक तीसरा पैमाना है जिसको कहते हैं रिक्टर स्केल। क्या कहते हैं भैया, रिक्टर स्केल कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। मर्केली स्केल में को 1902 में गियोसेफ मर्केली ने इसका आविष्कार किया। मर्केली स्केल जो है 1902 में इसका आविष्कार किया गियोसेफ मर्केली, गियोसेफ मर्केली ने इसका आविष्कार किया। दूसरी अगर बात करेंगे भैया, ध्यान रखिएगा, रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स रिक्टर ने किया। ये गियोसेफ मर्केली कहाँ के थे, तो याद रख लीजिएगा इटली के वैज्ञानिक थे, इटली के थे। रिक्टर स्केल का मतलब ध्यान, चार्ल्स रिक्टर, अमेरिका 1935। रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में किया, किसने, चार्ल्स रिक्टर ने, चार्ल्स रिक्टर ने। रिक्टर स्केल 1935 में किया चार्ल्स रिक्टर ने, और ये चार्ल्स रिक्टर कहाँ के थे, अमेरिका के थे। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। जबकि ये जो रॉसी फेरल है, ये रॉसी फेरल बहुत पुराना पैमाना है जिसका कोई उपयोग नहीं होता, मर्केली स्केल का भी उपयोग नहीं होता। अब जो उपयोग होता है याद रख लीजिएगा, अब वो उपयोग होता है किसका, तो रिक्टर स्केल का उपयोग होता है, याद रख लीजिएगा। किसका उपयोग होता है भैया, रिक्टर स्केल का उपयोग होता है, इसको याद रख लीजिएगा। बोलो ये बात क्लियर है। सर पीडीएफ में हैंड रिटन नहीं रहता है, हैंड रिटन नहीं रहता है, ये सब आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में लिखते चलें भाई, तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैसे आप अपनी कॉपी में भी लिखते चलेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है भैया, बोलो क्लियर है। तो भूकंप का अध्ययन कराने वाली विज्ञान भूकंपीय विज्ञान कहलाती है, सीस्मोलॉजी कहलाती है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कराने वाला यंत्र सीस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंपीय तीव्रता के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाला पैमाना जो है मर्केली स्केल, रॉसी फेरल, रिक्टर स्केल कहलाते हैं। अभी जो यूज किया जा रहा है वो रिक्टर स्केल यूज किया जा रहा है। क्या यूज किया जा रहा है अभी, रिक्टर स्केल यूज किया जा रहा है। दूसरी बात, भूकंप का ये कारण है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भैया। अच्छा, एक पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है भैया कि भाई ये बताइए, जब आता है तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में एक गैस में बढ़ जाती है, वो गैस कौन सी होती है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ आप चाहो तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो, या नोट करके एक पॉइंट लिख लो कि भूकंप के आने से पहले, या नोट कर लो। ठीक है, एक मिनट रुकना दोस्तों। ठीक है भाई, चलिए। तो जैसे एक प्रश्न पूछा गया, याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि भाई ये बताओ कि भूकंप आने से पहले, याद रख लीजिएगा भूकंप आने से, ठीक है, अभी आवाज वगैरह थोड़ी क्लियर है क्या दोस्तों, एक बार कमेंट करना, आवाज वगैरह सबको प्रॉपर आ रही है ना, प्रॉपर जितनी आनी चाहिए। यस सर, यस सर, ठीक है, ठीक है। नूरजहां के रॉसी फेरल के बारे में नहीं लिखवाए, रॉसी फेरल के बारे में नूरजहां जी, अगर आप यहाँ इस जहां में अगर आप हैं
तो आपको पता चल जाना चाहिए था कि मैंने इसमें भी बोला था कि रोसीफेरल एक बहुत ही पुराना पैमाना है जिसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन अफ़सोस आप इस जहान में मुझे लगता नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है। जी। हुँ। अभी देखना दोस्तों, थोड़ा-सा आवाज़ वगैरह को थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा। माइक में थोड़ी-सी एक प्रॉब्लम है। क्लियर है ना? क्लियर है ना अब तक? हुँ? यस सर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। चलो परफेक्ट है सर, ठीक है, ओके। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा-सा इसको और पास कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक पॉइंट पेपर में पूछा गया कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन 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 गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में क्या होती है भैया? वृद्धि होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है भैया, क्लियर है? समझ में आ गया कि नहीं आगे बोलो? तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि होती है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है यहाँ पे। चलिए, दूसरी बात ये बात होगी, है ना? तो ये तो गैस में वृद्धि हो रही, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चलेंगे, भूकंप के बारे में चलेंगे कि जैसे अगर मान लें कि भैया ये क्या अभी हमारी अर्थ है, ये क्या अभी हमारी अर्थ है, यानी ये क्या हमारी पृथ्वी है। थोड़ा समझना, अब ये चूंकि हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई ना कोई एक केंद्र तो होगा भूकंप आने का। तो हम मान के चलते हैं कि ये वो केंद्र है भूकंप का, जहां सबसे यहाँ से भूकंप क्या होगा भैया, आया, ध्यान रखिएगा, ये भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र है। तो ये क्या भी इसको मान ले, ध्यान रख लीजिएगा कि की भूकंप की उत्पत्ति का केंद्र, सेंटर पॉइंट ऑफ ओरिजिन अर्थक्वेक। तो जो सेंटर पॉइंट है, जो पृथ्वी की भूकंप की उत्पत्ति का जो केंद्र है, सेंटर पॉइंट ऑफ ओरिजिन अर्थक्वेक, जो ध्यान रखिएगा भूकंप की उत्पत्ति का जो केंद्र है, इस केंद्र को थोड़ा समझना दोस्तों। इस केंद्र को हम कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं भूकंप मूल कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सीस्मिक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सीस्मिक फोकस कहते हैं, याद रख लीजिएगा। दूसरी बात, कई बार कंफ्यूजन होता है, इस भूकंप मूल का दूसरा नाम है अपकेंद्र। एक जगह लिखा होगा अधिकेंद्र, अधिकेंद्र नहीं होता है, इसका दूसरा नाम होता है अपकेंद्र होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं भैया? हाइपोसेंटर कहते हैं। इतनी सी बात याद रख लीजिएगा। तो भूकंप की उत्पत्ति का वह केंद्र जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको भूकंप मूल कहते हैं, उसको हम सीस्मिक फोकस कहते हैं, या उसको हम अपकेंद्र कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भैया? हाइपोसेंटर कहते हैं। ये आपको याद रख हो जाएगा। ठीक है भैया, दूसरी बात याद रख लीजिएगा। अब जब भूकंप यहाँ से उदय हुआ है तो भूकंप की तरंगें तो ऐसे चलेंगी चलेंगी भैया, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में भूकंप की तरंगें चलेंगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो याद रख लीजिएगा कि जिस स्थान पर सबसे पहले जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय भूकंपीय तरंगों का भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, जिस स्थान पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को महसूस किया जाता है, याद रख लीजिएगा, उसको हम कहते हैं अधिकेंद्र कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा।
यह होता है एपी सेंटर। यह क्या होता है भैया? एपी सेंटर। तो अपकेंद्र और अधिकेंद्र में बड़ा अंतर है। अपकेंद्र भूकंप मूल का दूसरा नाम है, अधिकेंद्र एपी सेंटर को कहते हैं, याद रख लीजिएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टीज याद रखना, इसमें एक प्रॉपर्टीज है मित्रों। क्या प्रॉपर्टीज याद रख लीजिएगा कि ये बात तो सही है, लेकिन याद रख लीजिएगा, मान लेते हैं कि ये क्या भूकंप मूल और ये क्या भैया? अधिकेंद्र। याद रख लीजिएगा, यहाँ नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए आप कि भूकंप मूल सदैव अधिकेंद्र के समकोण पर होगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के समकोण पर होगा। मतलब जहां भी सबसे पहले, प्रॉपर्टीज को सीधा लिखने में फायदा है, मैं इस नाम को थोड़ा सीधा लिख दे रहा हूं, नाम में अंतर है वरना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां लिख लीजिए कि अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के समकोण पर होगा। अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के समकोण पर होगा, याद रख लीजिएगा। अब जब ये समकोण पर होगा मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, तो यहाँ भी अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भैया? ऐसे ही मान लीजिए ये क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे ये उसका भूकंप का मूल है। इससे अगर देखेंगे, ऐसे कोण बनाएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यह एक थीसिस है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान रख लीजिएगा, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आते हैं, जैसे नोट नंबर 1 एक, नोट नंबर 2। अब मान के चलता हूं कि पूरी पृथ्वी पर दिन में 2-3 जगह भूकंप आए। पूरी पृथ्वी पर दिन में क्या है भैया? 2-3 जगह क्या है? भूकंप आए। हमने मान लेते हैं ऐसे, हमने इसको हटा दिया यहाँ से। अब मान के चलते भैया कि पूरी पृथ्वी पर कुछ एक ऐसे सेंटर हैं जहां पे 2-3 बार भूकंप आ गया। जैसे ए एक स्थान है, बी एक स्थान है, सी एक स्थान है। यहाँ पे क्या आ गए भैया? दिन में भूकंप आ गए। अगर यहाँ तीनों में भूकंप आए, ध्यान रख लीजिएगा, और दो बातें हो सकती हैं। एक तो भैया कि समय फिक्स हो। क्या हो भैया? समय फिक्स हो, एक ही समय पर किन्हीं 3 जगहों पर भूकंप आए हैं। एक होता है कि समय फिक्स हो या ना हो, लेकिन तीव्रता फिक्स हो, कि समान तीव्रता के भूकंप आए, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि समान तीव्रता का है, जैसे यहाँ पे 5.0 रिक्टर स्केल, जो रिक्टर स्केल पे मापते हैं, 5.0 इस रिक्टर स्केल का भूकंप आया, तो ये क्या है? समान भूकंपी तीव्रता है भैया। तो याद रख लीजिएगा कि समान भूकंपीय तीव्रता, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा भूकंप समघात रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? भूकंप समघात रेखा कहलाती है। भूकंप समघात रेखा या समभूकंपीय रेखा कहलाती है, या समभूकंपीय रेखा कहलाती है, या समभूकंपीय रेखा कहलाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, आइसोसीस्मल लाइन। क्या कहते हैं भैया? आइसोसीस्मल लाइन। आइसोसीस्मल लाइन। अब ये क्या है? कोई एक हमने रेखा ले ली, क्योंकि यहाँ पे समान तीव्रता में है, तो ए को बी को सी से मिला दिया। अब ये 3 जो स्थान थे, इन 3 स्थान को हमने किसी काल्पनिक रेखा के द्वारा मिलान करने की रेखा, तो यह रेखा क्या कहलाएगी? तो यह रेखा भूकंप समघात रेखा या समभूकंपीय रेखा, यह रेखा आइसोसीस्मल लाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आइसोसीस्मल लाइन कहलाएगी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बोलो। ठीक है, बताओ, यहां तक क्लियर है?
नोट कर लो जल्दी से। सर साइड साइड लीजिए साहब, होगी साहब साइड। ठीक है भैया। अच्छा, रतन प्रिया कह रहे हैं सर बुक में से देख देख कर लिख रहे हैं क्या सर? बार बार नीचे देख रहे हो सर? अच्छा, अरे पढ़े लिखे आदमी हो। इस भूकंप को 3 क्लास में पीजीटी की क्लास में पढ़ाया हूँ, जाकर के देख लेना, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम्हारा बीपीएससी का बैच है तो इसको लेकर के कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने रीड किए हैं, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। समझ नहीं समझ रहे हो? हैं? मतलब ये बेसिक चीजें भी मुझे पता नहीं होंगी भैया? कमाल कर रहे हो यार। ये इसलिए कि जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड, वरना मैं तो भी पढ़ाने लग जाऊंगा दे दनादन। और लो, अगर ऐसा कह रहे तो मैं बिल्कुल नहीं चाह देखो, मतलब क्या ही कंसर्न है आप लोगों का। यही तो बिहार वाले हैं, यही तो बिहार के लोग हैं। पॉलिटी में कहते हैं ना कि एक पूर्वाग्रह होता है ना, प्री जुडिशाई होता है एक इंग्लिश में, एक होता है, तो लोग कहते हैं ना कि ऐसा पूर्वाग्रही व्यक्ति है। अब कैसे ना हो बताओ, बिहार का बैच मैंने पढ़ा है, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई साहब जो ऐसे ऐसे डाउट पूछते हैं कि मतलब माशाल्लाह क्या ही डाउट पूछते हैं साहब। आज तक मुझे ऐसा कोई बालक नहीं मिला बिहार के बैच में जो मुझसे ये पूछे कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो इसको ये वाला पॉइंट क्या है, या ये नया क्वेश्चन बता दो ना। सोच के देखो एक अच्छा स्टूडेंट क्या है जो कोई क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन किसी बालक ने आज तक नहीं पूछा। और अलग लेवल की चीजें हैं साहब, अलग लेवल की। चलिए ठीक है भैया, आगे बात करेंगे, ये बात क्लियर हो जाएगी। भूकंप समघात रेखा कहेंगे। अब हम बात करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा, भूकंपीय जो आता है तो भूकंप की तरंगे, भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे। अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बात करेंगे। अब भूकंपीय तरंगों के बारे में बात करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं भैया? तो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है भैया, याद रख लीजिएगा, पी तरंगे। क्या होती है भैया? पी तरंगे। इनको अंग्रेजी में कहते हैं प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स। दूसरी होती है, याद रख लीजिएगा, एस तरंगे। इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। एक तीसरी होती है भैया एल तरंगे। इनको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इनको बोलते हैं लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट वेव्स बोलते हैं। ये इसके लिए कुछ और भी ऐसे होता है, धरातलीय तरंगे बोलते हैं इनको, अलग अलग होते हैं ना, इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं ना। ठीक है, तो अब इनमें अंतर क्या? पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, याद रख लीजिएगा, लिखिए पी तरंगों पर क्या लिखेंगे भैया कि ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। ये तरंगे
ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। किसके समान होती है भैया? ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग, अंग्रेजी में इनको कहते हैं भैया लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तीसरी बात याद रख लीजिएगा, ये तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं। ये तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं। ये तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं। लगभग इनकी गति देखी जाएगी तो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड पर होती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, ये तरंगें तीनों माध्यमों में चलती हैं। तीनों माध्यमों में चलती है। कौन कौन से 3 माध्यम है भैया? ठोस, द्रव, गैस। 3 माध्यम है, ठोस, द्रव, गैस। ये तरंगें क्या होती है भैया? तीनों माध्यम में चलती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। बस ये काम की चीजें ध्यान रख लीजिएगा इसमें। दूसरा एक और पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया, पी तरंगों के बारे में जगह नहीं है, लिख लो कि ये तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव पैदा करती हैं। तो ये तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव पैदा करती हैं, याद रख लो भैया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी? पी तरंगें। एस तरंगों को लिख लीजिएगा भैया कि ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इन्हें अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स, इन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ये केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। केवल ठोस माध्यम में चलती हैं। द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती हैं। द्रव माध्यम में क्या हो जाती है भैया? विलुप्त हो जाती हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, प्रकाश तरंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये तरंगें भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? एल को ही आर वेव कहा जाता है ना? नहीं, एल को आर वेव्स क्यों कहेंगे? आर तो कोई और वेव्स होती होंगी, आर कोई वेव्स नहीं होती भूकंप में। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे एल तरंगों के बारे में। किसके बारे में?
एल तरंगों के बारे में क्या बात करेंगे? एल तरंगों के बारे में ध्यान रख लीजिएगा कि ये केवल धरातल पर चलती हैं, ये केवल धरातल पर चलती हैं। क्या चलती है भैया? केवल धरातल पर चलती हैं। दूसरी बात याद रख लीजिएगा, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, अधिक गहराई में विलुप्त हो जाती हैं, अधिक गहराई में विलुप्त हो जाती हैं, अधिक गहराई में विलुप्त हो जाती हैं। एच डी लव ने इन तरंगों की खोज की, इन तरंगों की खोज की। दूसरी बात, ये जिगजैग ZIGZAG ये जिगजैग मोशन में चलती हैं, जिगजैग मोशन में चलती हैं। हिंदी में लिख लो कि ये आड़ी तिरछी चलती हैं, ये आड़ी तिरछी गति में चलती हैं। आड़ी तिरछी गति का मतलब ऐसे बिल्कुल जिगजैग, कोई फिक्स वे नहीं है। और ये भी तरंगे क्या करती हैं? भूमि में उभार एवं गर्त का निर्माण करती हैं। कोई अक्ष मान लें, ऐसे उभार, फिर नीचे गर्त, उभार और गर्त, ऐसे निर्माण करती हैं। कोई एक्स अक्ष मान लें आप, है ना। तो ये क्या भी है? ये है ऊपर उभार और ये क्या नीचे गर्त। ऐसे उभार और गर्त का निर्माण करती हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे तो ये तरंगे क्या करती हैं भैया? चट्टानों में संकुचन पैदा करती हैं। तो ऐसे एक अक्ष मान लें, ऐसे ऐसे, फिर फैलाव, फिर ऐसे संकुचन, फिर फैलाव, फिर ऐसे संकुचन। तो ये कौन सी तरंग है भैया? ये है आपकी ई तरंग है। ये कौन सी है आपकी? एस तरंग है। ये कौन सी है आपकी? एल तरंग है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगे निकलेंगी? 3 प्रकार की तरंगे निकलेंगी। नोट कर लो जल्दी से। क्लास 1 से रिकॉर्डेड क्लास नहीं है तो भैया मेल करिए, जहां से आपने कोर्स लिया है उनको मेल करें, वो सब अरेंज करेंगे। नो लव क्या लिखा है? HD लव ने इसकी खोज की थी। सर साइंटिस्ट का नाम एक बार बता दीजिए। HD लव। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगों के बारे में पढ़ना है। अब आपके सीटेट के सीटेट ना हमारा, अब आपके बीपीएससी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बीपीएससी के बारे में आपने लिख तो लिया ही होगा यहाँ तक। अब बीपीएससी के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे पहले पूछा जाएगा, बताइए भैया कि भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या है? तो सीस्मोलॉजी, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भूकंपीय तीव्रता का अध्ययन कराने वाला यंत्र कौन था है? तो सीस्मोग्राफ है। भूकंपीय तरंगों की जो तीव्रता है वो उसके बारे में पैमाने कौन से? 3 पैमाने। अभी कौन सा पैमाना यूज होता है? रिक्टर स्केल का पैमाना यूज होता है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अधिकेंद्र क्या होता है और अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप मूल क्या होता है? भूकंप समघात रेखा क्या होती है? वो 90 डिग्री के कोण पे होता है। भूकंप के दौरान वायुमंडल में कौन सी गैसें बढ़ जाती है? रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। भूकंप की कितनी तरंगे होती हैं? भूकंप की तरंगे 3 होती हैं भैया, ध्यान रख लीजिए। पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। इनकी क्या क्या विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं? उत्तर हो जाएगा एस तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे केवल धरातल पर चलती हैं? एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे तीनों माध्यमों में चलती हैं? पी तरंगे। सबसे पहले कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? पी तरंगें उत्पन्न होती हैं। पी तरंगों के बाद एस तरंगें उत्पन्न होंगी। सबसे ज्यादा गति किसकी होगी भैया? पी तरंगों की होगी। बस ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। कौन सी तरंगें ऐसी हैं जो सागरीय भाग में या और जो है मतलब द्रव माध्यम में जाकर के विलुप्त हो जाती हैं? तो एस तरंगें भैया,
है ना? इससे ज़्यादा और कहीं पेपर में पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है? इससे ज़्यादा आड़ी तिरछी पूछी जा सकती है ना? चलिए। अच्छा, पूछा जा सकता है कि किस रिक्टर स्केल के भूकंप पे और जो बिल्डिंग्स गिरने लग जाती हैं, तो 6.0 रिक्टर स्केल का जो भूकंप होता है, अगर उससे ऊपर कोई भूकंप आता है, तो मीनारें गिरने लग जाती हैं। बस सिंपल सी बात ये है। और जो पीडीएफ के लिए परेशान प्राणी हैं, जो जिनका पेट नहीं भरेगा पीडीएफ के बिना, तो उनके लिए पीडीएफ रेडी कर दे रहा हूँ। अर्थक्वेक बीपीएससी बैच, अर्थक्वेक बीपीएससी बैच, बस, है ना? तो इसको जो है डाउनलोड में सेव कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये पीडीएफ अभी आपको इसका तुरंत एज इट इज ऐसा ही मिल भी जाएगा, ठीक है? तो देखो, वैसे आपको पता है टेलीग्राम पे आपको जाना है। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना होता है? टेलीग्राम पे आपको सर्च करना होता है भैया SST भाई अनुपम सर। तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल बन के आ गया SST भाई अनुपम सर के नाम से। जाओ भैया इस पे SST भाई अनुपम सर पे। इस पे आपको यूट्यूब की कुछ क्लासेस की लिंक भी मिल जाती हैं, पीडीएफ से भी मिल जाती हैं। तो जो अभी हमने पीडीएफ आपकी बनाई है अर्थक्वेक बीपीएससी बैच, लीजिए साहब, ये आपके लिए पीडीएफ ही भेज दी यहाँ पे टेलीग्राम पे। जा करके इस टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, है ना भैया? बिल्कुल ओपन टेलीग्राम में कोई भी सर्च करके डाउनलोड कर सकता है SST भाई अनुपम सर के नाम से, ठीक है जी? चलो, कल मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। ऐसे हर रोज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। निश्चित तौर पे 20 अगस्त तक पर आपका बहुत अच्छे से हर एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और टेंशन मत लीजिएगा, मस्ती के साथ आप पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, ऊर्जावान रहिए। बीपीएससी जो बिहार पीसीएस होता था उसके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर लगा लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है? और भी जरूरत अगर पड़ी तो एक 7-8 घंटे की एक अलग से मैराथन मैं आपके लिए बीपीएससी की वहाँ पे यूट्यूब पे ले दूंगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, क्लास एंड होने के बाद में फीडबैक के लिए आता है, तो फीडबैक जरूर लेके जाना है, क्लास आपको कैसी लगी।